आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीनी के इंपोर्ट पर 20% एक्सपोर्ट पर यहां पर 20% ड्यूटी लगा दी गई है ताकि देश की चीनी बाहर न जाए और दाम काबू में रहे। तो इस खबर पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को उम्मीद से ज्यादा सैलरी देने की तैयारी में। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ा सकती है सरकार। महंगाई के खिलाफ एक्शन में सरकार। सेबी ने चना वायदा पर लगाई रोक। चीनी पर भी लगी 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगले हफ्ते पीएम मोदी बदल सकते हैं अपनी टीम। कैबिनेट में शामिल होंगे नए चेहरे। यूपी का बढ़ेगा कोटा। बाजार पर हावी ब्रेक्सिट का डर। सेंसेक्स 200 पॉइंट लुढ़का, लेकिन सोना हुआ 31,000 ही। जानकारों का अनुमान 23 जून तक 35,000 तक चढ़ सकता है सोना। जो अमेरिका से प्रभावित लोग हैं वही बोल रहे हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसा नहीं बोल रहा है। राजन से निवेशक भी हैं निराश। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। धांधली का आरोप लगाते हुए जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग। टैक्स अधिकारियों को पीएम की खरी खरी कहा। 92% टैक्स कलेक्शन खुद ब खुद। सिर्फ 8% टैक्स वसूली में जुटा पूरा महकमा। और पहली बार टीवी पर देखिए एप्पल के iOS 10 की झलक। सीएनबीसी आवाज बताएगा क्या है नए सॉफ्टवेयर की खूबियां। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जैसा हमने आपको बताया कि एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर यहां ड्यूटी लगाने का फैसला किया और 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसका मतलब है कि अब देश की चीनी को बाहर भेजना महंगा हो जाएगा। और यह फैसला देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा महंगाई को काबू पाने के लिए सेबी ने सरकार के कहने पर एक बड़ा कदम और उठा दिया है। चना वायदा में भारी तेजी के मद्देनजर सेबी ने नया चना वायदा लॉन्च करने से भी रोक लगा दी है। और जैसा हमने आपको बताया, चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। इन दोनों ही खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी। दो बड़े फैसले, एक चीनी के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% लगा दी गई है और दूसरा चना वायदा पर रोक। दोनों कदमों को कैसा देख रहे हैं आप इस समय जो स्थिति है? हाँ, एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो सही कदम है, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक्सपोर्ट अलाउ किया 6-8 महीना पहले इंसेंटिव का साथ, वही गलत कदम था। एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि चीनी का जो मार्केट है आगे का जो सीजन है उसको ही देखती है। करंट फंडामेंटल्स में नहीं चलती, बट फॉरवर्ड पोजीशन को देखती है। और हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2015 में ये पता था कि चीनी के भाव बढ़ेंगे और इसके बावजूद भी सरकार ने एक्सपोर्ट को खोल दिया था, इंसेंटिव भी दिया, बाद में एक्सपोर्ट इंसेंटिव को विड्रॉ कर दिया और अब एक्सपोर्ट के सामने ड्यूटी लगा दी है। तो ये अच्छा है, मगर मैं कोई बड़ा गिरावट देख नहीं रहा हूं चीनी का भाव में, क्योंकि सप्लाई सिचुएशन काफी टाइट है और आगे जाकर के फेस्टिवल डिमांड निकलेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में। और अगला सीजन 2016-17 का सीजन में हमारा उत्पादन और भी कम होगा। पिछले 2 साल से तो कम चल रहा है, उससे भी कम होने का संभावना है 2016-17 में। तो मैं कोई बड़ा राहत तो नहीं देखता हूं भाव में बिकॉज ऑफ द बैन ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी। जी, मैं चने पर भी आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन चंद्रशेखर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है पिछली सरकार में भी चीनी की कीमतें उछली थी, हमने आपसे बातचीत की थी। आप कह रहे हैं इस बार भी गलती हुई, तो क्या सरकारें इस मैकेनिज्म को समझ नहीं पाती हैं कि देश में स्थिति क्या है? पहले एक्सपोर्ट खोल देती है, फिर अचानक से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ज्यादा किल्लत होती है तो इंपोर्ट भी करना पड़ता है। दिक्कत कहां है? जैसे कि मैंने आपका 6 बजे वाला शो में बताया था महंगाई के बारे में, दिस गवर्नमेंट, ये सरकार और पिछले सरकार भी, दे हैव वेरी पुअर और वेरी लिमिटेड कमर्शियल इंटेलिजेंस सेंस। विश्व बाजार में और हमारा राष्ट्रीय बाजार में, एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आगे जाकर के 2, 3, 4 महीने में, इसके बारे में इनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसके वजह से दे डू व्हाट इज कॉल्ड नी जर्क रिएक्शन। सरकार को चाहिए कमर्शियल इंटेलिजेंस अबाउट कमोडिटी मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, वो नहीं है सरकार का अंदर।
और उसका एक रिसर्च डेस्क उनको स्थापना करना चाहिए। और मैं खुद आई एम कन्विंस हूं कि CNBC आवाज जैसे चैनल में इतना नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज है, हम मदद कर सकते हैं सरकार को टू सेट अप ए कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च डेस्क टू ट्रैक कमोडिटीज। जी, इसी पे चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे चना वायदा पर भी बात करूंगा कि दालों के बढ़ते दामों को देखते हुए अब जमाखोरों के खिलाफ सख्ती और बढ़ने वाली है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव IB और सभी राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी अर्नब वसावड़ा। अर्नब, महंगाई के खिलाफ सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है, बैठक की है, किन मुद्दों पर जोर दिया गया है? आज भी दालों की महंगाई को लेकर सरकार की अंदर बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें सबसे पहले बात करें तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो सचिव है उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसके अंदर खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में जो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकती है, उस पर खास करके नजर रखने को कहा गया है। और इसीलिए यहां पर पुलिस अफसरों से भी खास करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी। दूसरी अगर बैठक की बात करें तो कैबिनेट सचिव ने बैठक बुलाई थी, जिसमें कृषि, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव शामिल हुए थे, जिसमें ये कल जो 8 लाख मैट्रिक टन बफर स्टॉक दालों को लेकर बनाने का जो फैसला हुआ है, उसमें कितनी दालें इंपोर्ट की जाएगी, कितनी दालें किसानों से खरीदी जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और साथ में 2 सचिवों के जो समूह, एक समूह जो म्यांमार जाने वाला है और दूसरा समूह जो है वो अगले हफ्ते मोजाम्बिक जाने वाला है, और वहां जाकर खास करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बातचीत होने की यहां पर चर्चा होने वाली है, जो हमें सूत्रों से पता चला है। तो एक बात तो साफ है कि दालों की महंगाई ने एक बार फिर से सरकार की नींद जो है वो उड़ा ली है। जी अर्नब, तो जी चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए। तो चंद्रशेखर साहब, एक तरफ चना वायदा पर रोक और एक तरफ जो अर्नब बता रहे थे कि अब ये फायर फाइटिंग करने की कोशिश है, कैसा देखते हैं? क्या ये काफी है जो सरकार कर रही है, और चना वायदा पे रोक का जो कदम उठाया गया है वो कितना कारगर होगा? ये जो बात निकली है कि हम म्यांमार में डेलीगेशन भेजेंगे, ईस्ट अफ्रीका में भेजेंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज आर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मगर आज मुझे राहत चाहिए, मुझे दाल कम दाम में चाहिए, क्या मिल रहा है? नहीं। पिछले 1 साल से दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो मैं बात ये है, अभी चना के ऊपर रोक लगा दिया है, चना वायदे के ऊपर। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिंबॉलिक, और इससे कोई चना का भाव में बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिजिकल मार्केट भी काफी भाव ऊंचा है और फ्यूचर्स में भी काफी भाव ऊंचा है। सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट में भाव ऊंचा और फिजिकल मार्केट में काफी कम, ऐसा होता तो कुछ तो सस्पेंशन में फर्क पड़ता था, देयर बी सम करेक्शन। मगर अब फिजिकल मार्केट ही टाइटनेस के वजह से बहुत भाव ऊंचा है, करीबन 7,000 रुपया प्रति क्विंटल छू रहा है। तो फ्यूचर सस्पेंड करने से कोई बड़ा राहत मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि काफी टाइट सिचुएशन है डोमेस्टिक मार्केट में जी। और कनाडा से जो पीला वटाना जो बोलते हैं येलो पीस, उसका जो आयात बड़े पैमाने में पिछले साल हुआ था, अब पिछले 2-3 महीने में काफी कम हो चुका है। हमारे जो इम्पोर्टर्स है वो नर्वस है, वो डरते हैं गवर्नमेंट एक्शन के बारे में, तो वो साइडलाइन में चले गए, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। तो ये और 4 महीना तक अगला फसल जो निकलेगा सितंबर में, तब तक हमें इस महंगाई को भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया जी चंद्रशेखर साहब। तो यहाँ पर जी चंद्रशेखर बताते हुए कि सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन सिर्फ फायर फाइटिंग जैसी बात है, बहुत कोई फौरी राहत नहीं दिलाएंगे। लॉन्ग टर्म मेजर सरकार ले रही है और चने वायदे पे भी रोक लगाने से कोई खास फायदा फिलहाल उनको यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो चलिए, महंगाई ने बहुत मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं और सरकार को ताबड़तोड़ कुछ कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर आपको देते हैं जिससे जरूर आपको राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से काफी ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, काफी अच्छी खबर लेकर आए हैं आप, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिटेल से बता दें, लोग सुनना चाहेंगे।
वाकई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर होगी, क्योंकि वो लोग इस उम्मीद में थे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब वो सिफारिश से कहीं ज्यादा सैलरी बढ़ाई जाएगी। मिसाल के तौर पर पे मैट्रिक्स के तहत बेसिक सैलरी जो बढ़ाने की सिफारिश की गई थी वेतन आयोग की तरफ से, वो ये कहा गया था कि 2.57 से लेकर के 2.72 गुना तक सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके मुताबिक 2.9 से लेकर के 3.2 गुना तक सैलरी बढ़ाई जा सकती है। अगर हर महीने वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके लिहाज से देखें तो वेतन आयोग की सिफारिश ये थी कि न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। अब वो नया प्रस्ताव जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक न्यूनतम सैलरी 23,500 रुपए प्रति माह कर दी जा सकती है। इसी तरह अधिकतम सैलरी जो 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई थी उसको बढ़ा करके 3.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जी, तो लक्ष्मण, कब तक के इस फैसले का ऐलान हो जाएगा और इसका सरकार की तिजोरी पर कितना असर पड़ने वाला है? ये जो नया प्रस्ताव तैयार किया गया है इस पर अगले 2 हफ्ते के भीतर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल सकती है। कल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम बैठक हुई थी। अब ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। वित्त मंत्रालय कैबिनेट का प्रस्ताव भेजेगा और अधिक से अधिक 2 हफ्ते के भीतर कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी। अब जो दूसरा सवाल उठता है कि इस पर जो अतिरिक्त बोझ आएगा सरकारी खजाने पर वो कितना होगा, तो वो काफी अहम होगा, क्योंकि अब तक ये अनुमान था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक अगर सैलरी बढ़ाई जाती है तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। हालांकि 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया था। तो अब चूंकि सैलरी ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो जाहिर तौर पर सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसके 2 उपाय हैं, एक तो सरकार के पास जो आमदनी बढ़ रही है अलग अलग स्रोतों से उसके जरिए इसका भुगतान किया जाए, या फिर बकाये का भुगतान कुछ किस्तों में किया जाए और इस तरह से उस किस्त को बांटा जाए ताकि चालू कारोबारी साल में सारा बोझ ना पड़े। तो ये कुछ समीकरण सरकार जोड़ सकती है इस नए वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने में। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तक अच्छी खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा भी पैसे मिल सकते हैं। तो सरकार जोड़ जुगाड़ में लगी हुई है, लेकिन सरकार के अंदर भी इस समय बहुत कुछ चल रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार 19 से 23 जून के बीच कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक कैबिनेट फेरबदल में कई नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है और कई लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। कैबिनेट में ये बदलाव कब तक हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता सुमित पांडे के पास। सुमित, कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी और क्या अहम जानकारी है आपके पास? देखिए, माना ही जा रहा है कि इस महीने के आखिर से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल हो सकता है और एक विंडो जो दिखती है वो 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में दिखती है। 18 तारीख को राष्ट्रपति वापस आ रहे हैं, 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है, तो 19, 20 और 22 तारीख, क्योंकि 23 तारीख को प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो अगर इस महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या फेरबदल होना है तो ये 2-3 तारीख ऐसी मानी जा रही है जिनमें कि हो सकता है। किस तरह का फेरबदल होगा? कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जिन राज्यों से मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल छोड़ के चले गए हैं, जैसे कि असम के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो पहले केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनकी जगह माना जा रहा है डिब्रूगढ़ के सांसद, उनका नाम आगे चल रहा है, रामेश्वर तेली। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो चुनाव, जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर भी कुछ सांसदों को, नए चेहरों को लाने की उम्मीद है, खासकर उत्तराखंड में जहां से कि 5 के 5 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन कोई भी इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इस कैबिनेट रिशफल के बाद जो लोग अगर कैबिनेट से ड्रॉप किए जाते हैं तो माना जा रहा है कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल होगा, फेरबदल होगा, अमित शाह की जो नई टीम बनेगी उसमें उनको जगह मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। और भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते घाटे में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। देश में आने वाले विदेशी मुद्रा और देश से बाहर जाने वाले विदेशी मुद्रा के अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। चौथी तिमाही में ये गिरकर सिर्फ $30 करोड़ रह गया, जबकि तीसरी तिमाही में यह $710 करोड़ पर था। व्यापार घाटे में आई कमी का असर चालू खाता घाटे पर नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2016 में व्यापार घाटा $14,490 करोड़ से घटकर $13,010 करोड़ पर रह गया था। और इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र कुमार पंत का कहना है कि कैड की कच्चे तेल की कमी की कीमतों के कारण कैड में जो कमी है वो दिख रही है और इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। करंट अकाउंट सरप्लस होना हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक उपलब्धि नहीं होगी,
ये दर्शाता है कि इस समय जो भी हम जितना सेविंग्स हिंदुस्तान में कर रहे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर पा रहे, या इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा सा मामूली सा ज्यादा कर पा रहे हैं। और अब बात करेंगे बाजार की, जो आज ब्रेक्सिट और अमेरिकी फेड की कमेंट्री से डर हावी हुआ। कल की फेड की बैठक के बाद अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर चिंताएं बरकरार रही, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स एक वक्त 400 पॉइंट तक गिर गया था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई, एक शॉर्ट कवरिंग आई। हालांकि बावजूद इसके सेंसेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही बंद होने पर। वहीं निफ्टी भी 8,150 के नीचे बंद हुआ। सबसे ज्यादा कमजोरी आज निजी बैंक और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन मेटल शेयरों की चमक बाजार में रही। एसबीआई के एसोसिएट बैंकों में तेजी की लहर दिखी। तो शेयर बाजार में भले ही फिसलन दिखी हो, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद सोने की चमक काफी बढ़ गई। घरेलू वायदा बाजार में आज इसका दाम 31,000 रुपए के स्तर को छू गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम 2 साल के ऊपरी स्तर पर है। जानकारों का कहना है कि अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग होने का फैसला करता है तो सोना 35,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो क्यों बढ़ रहा है हाजिर में इसका भाव और कारोबार? ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं। चलिए, तो आवाज एट 9 में हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद राजन पर स्वामी ने फिर निकाले तीखे बोल। क्या कहा इस बात सुनिए ब्रेक के उस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता से इसे आसानी हो और उसे आसानी से समझ सके। लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने 2 दिवसीय राजस्व ज्ञान संगम के उद्घाटन के मौके पर कही। पीएम मोदी ने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली के लिए रैपिड यानी रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन को लागू करने की बात कही जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 10 करोड़ और लोगों को टैक्स के दायरे में लाना होगा। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद थे। The Honorable Prime Minister suggested that we should raise our sights higher, that we should make it very easy for people to file their taxes, and that we should legitimately aspire to 10 crore taxpayers within our tax base. And this is in the context of having 25 crores or so households in the country out of the 125 crore people that we had. सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने में धांधली की है। जिन स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिए गए हैं वो विदेशों से नियंत्रित किए जाते हैं। स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रघुराम राजन के खिलाफ एसआईटी जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर भी आरोप लगाया है। पीएम को भेजे गए पत्र में स्वामी ने कहा है कि आरबीआई के इस फैसले से उन लोगों को फायदा हुआ है जो पी चिदम्बरम के करीबी माने जाते हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर एक बार फिर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने हल्ला बोला है। बीजेपी सांसद का कहना है कि रघुराम राजन देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने जब उनसे सवाल पूछा कि निवेशक रघुराम राजन से काफी खुश हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप खुद सुनिए। इन्वेस्टर कम्युनिटी ने लगातार ये कहा है कि रघुराम राजन इज डूइंग अ गुड जॉब। रघुराम राजन क्यों आप उन पर अटैक कर रहे हो? क्यों आपको लगता है इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसा नहीं बोल रहा है? और आपके वो जो अमेरिका से प्रभावित लोग हैं वही बोल रहे हैं। इन्वेस्टर कम्युनिटी ऐसा नहीं बोल रहा है। जो हमारे ट्रस्ट, लघु और मध्यम वर्ग उद्योग है वो सब तंग आए हुए हैं। इस हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में हुई वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की झलक दिखाई और सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि iOS 10 डेवलपर बीटा का वर्जन कैसा है, इन सॉफ्टवेयर्स में क्या है खास, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक ताला। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस ने एप्पल ने
अपने iOS 10 का खुलासा कर दिया, उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया, जो कि सितंबर में आप सभी के आईफोन पर ये iOS 10 फ्री में आप अपग्रेड कर पाएंगे। पर उसके लिए तो सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। पर यहां CNBC आवाज में हम लोग एक चीज में विश्वास रखते हैं, वो ये कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, तो इसीलिए वक्त से पहले, सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वक्त से पहले हम आपको अभी दिखाई देते हैं कि आईफोन के ऊपर जब iOS 10 आएगा तो क्या क्या बदल जाएगा आपके आईफोन के अंदर। देखिए, अभी तक आप जब फोन आपका बंद रहता था, स्लीप मोड में रहता था, उसे वेकअप करने की जरूरत के लिए आपको किसी बटन को दबाने की जरूरत पड़ती थी। पर यहां पर ऑटोमेटिक वेकअप है। वेकअप आपने बस फोन ऐसे किया और फोन वेकअप हो जाएगा। इसके अलावा जो चेंज इसमें किया गया है वेकअप स्क्रीन के अलावा, कि आपके फोन की नोटिफिकेशंस यहीं पर आपके विजेट्स ढेर सारे नए आ गए हैं, जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहां पर विजेट्स यहीं पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो कुछ नए विजेट्स डाल सकते हैं और नए विजेट्स आप यहां पर ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं बड़े ही आराम से। यहां पर एक झोपड़ी सी बनी दिख रही है, घर नजर आ रहा है, ये दरअसल एक नया फीचर iOS 10 में ऐड हुआ है। ये है होम। इस होम की मदद से आप अपने घर के, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो घर में क्या क्या चीजें, अपने एसी, घर के ताले, घर की लाइट्स, ये आप दूर बैठे अपने फोन की मदद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप फोन की मदद से उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने एसी का, घर के ताले खोल सकते हैं, या फिर घर के दरवाजे के बाहर कौन खड़ा हुआ है वो आईफोन के ऊपर ही इस होम बटन की मदद से आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो बदलाव जो बड़ा हुआ है वो इसके मैसेजेस के फीचर के अंदर है। यहां पर मैसेजेस में अभी तक जो हम देखते थे वो ये देखते थे कि भाई सिर्फ आप मैसेज, एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज या ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आप इधर से उधर आप भेज सकते थे। पर यहां पर अब आप अपने आईफोन के ऊपर स्क्रिबल कर सकते हैं, यानी कि आप बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आप कुछ इस तरीके से मैसेज भेज सकते हैं और बहुत खूबसूरती से वो मैसेज कुछ ऐसे नजर आएगा। फोटोज वाले इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। यहां पर पहले पुराने iOS 9 में सिर्फ 3 आइकन हुआ करते थे, यहां पर एक मेमोरीज का आइकन और जुड़ गया है। और मेमोरीज कुछ इस तरीके से हैं कि वो वीडियोस बना सकते हैं, आपके सारे जो चुनिंदा फोटोग्राफ्स हैं प्लेसेस के हिसाब से या फिर पीपल के हिसाब से, आप उनको बड़े आराम से यहां पे क्लासिफाई करके रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली वीडियो बन जाता है। ऐसे पिछले 3 महीनों में मैंने क्या किया, ये वीडियो है। एप्पल म्यूजिक का पूरा जो लेआउट है वो चेंज कर दिया है, बड़े बड़े बोल्ड आइकन्स यहां पर नजर आने लग गए हैं, आपके सारे एल्बम आर्ट्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है हर चीज इसमें काफी बोल्ड कर दी गई है। खैर, ये बीटा वर्जन था, हमारे टेक गुरु ने तो इसको अपने फोन पे डाला, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप अपने इस फोन पे न डालें, क्योंकि उसमें अभी जब फ्रेश वर्जन आ जाएगा सितंबर में तो अपडेट जरूर कीजिएगा। लेकिन एक झलक आपके लिए। चलिए, तो इसी के साथ आवाज एट 9 को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।